गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग 2012 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, परावर्तन के नियम निर्धारित है। ए नंबर में ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा नंबर में है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, तीसरा नंबर है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। जब समतल दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है तो यहाँ बिंदु जो है आपतन बिंदु होते हैं। और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से परावर्तन को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक अभिलंब होते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका एक नियम हुआ। दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसका है परावर्तन के नियम निर्धारित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ऑप्शन ए होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे उदाहरण है, 2017 में पूछा गया है। ए नंबर में ऑप्शन है ध्वनि तरंग, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी में है परावैगनी किरण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग प्रकाश के गुण में पढ़े होंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका आंसर बी होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो ए नंबर में ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, बी में है केवल अवतल दर्पण, सी में है केवल उत्तल दर्पण और डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। तो आप लोग पढ़े होंगे कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कांच, बी है पानी, सी है लोहा, डी है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लोहा में प्रकाश की चाल नहीं होती है क्योंकि लोहा अपारदर्शी वस्तु है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात इसका डी होगा ऑप्शन निर्वात। पांचवा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। ए नंबर में है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का गुण, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। छठा नंबर क्वेश्चन है तेलीय कागज होता है, 2021-2025 में पूछा गया है। पहला नंबर ऑप्शन है पारदर्शी, पारदर्शी होता है लोहा, पारदर्शी होता है कांच। और वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाती है जैसे लोहा, लकड़ी। और पारभासी होता है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ अंश ही बाहर निकल पाते हैं, उसे पारभासी कहते हैं, जैसे तेलीय कागज, घिसा कांच। तो इसका ऑप्शन होगा तेलीय कागज है पारभासी, ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2015, 20, 21, 2024 में पूछा गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए में ऑप्शन है ए, बी में है 2, सी में है 3
और डी में है 4। तो पहला क्वेश्चन में हम पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 2015, 2016, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या आभासी और सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है काल्पनिक और सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? काल्पनिक, बी नंबर। 9 क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। 2023 में पूछा गया है। ए नंबर में है अपसारी, बी में है अभिसारी, सी में है समांतर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तित भी अभिसारी किरण पुंज ही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अभिसारी किरण पुंज। 10वां नंबर क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। 2023 में पूछा गया है। +1, ए में है +1, बी में है -1, सी में है 0 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों धनात्मक होता है, इसलिए आवर्धन भी धनात्मक होता है। तो इसका आंसर होगा ए +1। 11 नंबर क्वेश्चन है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो एक समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो लंबवत आपतित हो रही है, तो सीधे आ रहे हैं प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, तो सीधे लौट जाएगा तो 0 डिग्री का मान बनेगा यहाँ पर। बारह नंबर क्वेश्चन है किरणों को समूह को कहते हैं। 2025 में पूछा गया। ए में प्रकाश पुंज, बी में किरण पुंज और सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो ऑप्शन होगा सी, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। 13 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। 2025 में पूछा गया। ए नंबर में है अभिसरित प्रकाश पुंज, बी में है समांतर प्रकाश पुंज, सी में है अपसरित प्रकाश पुंज और डी में है इनमें से सभी। तो इस समांतर पर भी होगा ऑप्शन समांतर प्रकाश पुंज, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, किरण आते आते समांतर लगभग समांतर हो जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा समांतर प्रकाश पुंज। 14 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। 2013 में पूछा गया है। ए में है ऑप्शन R = 2f, बी में है f = r और सी में है f = r/4 और डी में है r = f/2। तो फोकस और f बराबर होता है r/2। तो r बराबर कितना होगा? r बराबर होगा 2f। इसको इससे गुना करेंगे, r इधर और 2f इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, r = 2f। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी बीम का अर्थ यहाँ वस्तु से है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ए नंबर में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी में है वक्रता केंद्र पर, सी में है वक्रता केंद्र से परे, डी में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका ऑप्शन होगा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा कहाँ बनता है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2015 और 2025 में पूछा गया है। ए में है सीधा, बी में है उल्टा, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। 2017 2024 में पूछा गया है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता हो। तो ए नंबर है इसका ऑप्शन, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए में है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है समतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक टॉर्च बनाते हैं हम। तो इसका परावर्तक सतह कैसा है? तो इसको हम लिखते हैं। तो इसको परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। परावर्तक सतह धसा कौन सा में होता है? तो अवतल में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए अवतल। 19 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? 2018 में पूछा गया है। ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो कोई भी जब प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए करता है तो सीधा होगा अवतल दर्पण। 20वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी विश्व की प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत होती है। तो ए में ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, बी में है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक अवतल दर्पण लेते हैं। मुख्य फोकस लेते हैं, प्रधान अक्ष लेते हैं, सॉरी। जब अनंत पर वस्तु रखते हैं, अनंत पर वस्तु रखते हैं तो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है। आपतित के बाद जब परावर्तित होकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पे आकर मिलती है, पर्दे तथा दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी, एक बिंदु पर जाकर मिलती है तो उसे फोकस कहते हैं। फोकस पर्दे तथा प्रतिबिंब की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को जरूरत होता है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी। ऑप्शन ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बीम के यानी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो ए में है वास्तविक और उल्टा, बी में है वास्तविक और सीधा, सी में है आभासी और सीधा और डी में है आभासी और उल्टा। तो किसी बीम की प्रतिबिंब यानी वस्तु की प्रतिबिंब की आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु होगा वास्तविक और उल्टा। ए नंबर ऑप्शन होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 2018 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है 8 सेंटीमीटर प्लस में और बी है निगेटिव में 8 सेंटीमीटर, सी में है प्लस 16 सेंटीमीटर और डी में है माइनस 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और फोकस बराबर होता है r/2 यानी एफ बराबर 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर हुआ 16 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का रहा है तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी निगेटिव में होता है तो माइनस 16 सेंटीमीटर होगा। एफ बराबर माइनस 16 सेंटीमीटर। तो इसका होगा डी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग पश्चदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ए में उत्तल दर्पण। ए ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। 24 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जा सकती है। तो एक दर्पण लेते हैं। इस दर्पण में अगर सामने की वस्तु रखते हैं तो निगेटिव में मान आता है, जब पीछे वस्तु रखते हैं तो पॉजिटिव में मान आता है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो ये निगेटिव मान आता है। तो ए नंबर में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक,
सी में ए बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऋणात्मक में होगा। यहाँ क्या कर रहा है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने यानी दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो ऋणात्मक में मान आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये 2019 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार के अग्रदीप यानी आगे के लाइट के बारे में कह रहा है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होगा? 2020 में पूछा गया। ए में ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है समतल या उत्तल दर्पण। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए, किसी कार के अग्रदीप यानी कार के हेडलाइट में धंसा हुआ भाग होता है जिसके कारण अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में है अनंत, बी में है 0, सी में है 100 सेंटीमीटर, और डी में है 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ए ऑप्शन होगा इसका अनंत। 28 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? 2021 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी में है वक्रता केंद्र पर, और डी में है फोकस पर। तो जब भी समान आकार का पूछे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, समान वस्तु के समान आकार का, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र, हमेशा वक्रता केंद्र पर बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? 2015, 2016 और 2021 में पूछा गया, और 2011 में भी पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो ए में ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होगा। छोटी चीज को बड़ी चीज करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और बड़ी चीज को छोटी चीज करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सैनुल में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सी है जो निम्नलिखित में कौन सा संबंध रही है? तो ऑप्शन ए है 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए है आर बराबर एफ, और आर बराबर 2f, आर बराबर 3f, और आर बराबर r/2। तो एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर एफ बराबर r/2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। इसका राइट आंसर है बी, आर बराबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है 2021 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में है सीधा आवर्धित, बी में है उल्टा और आवर्धित, सी में है सीधा एवं हार्षित, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा और वस्तु से छोटा होता है, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, सीधा और वस्तु से छोटा। तो इसमें ऑप्शन है न है, जिस तरह दिया हुआ इस तरह तो न है। तो सीधा और आवर्धित, आवर्धित यानी बड़ा होता है, आवर्धित यानी बड़ा होता है। तो सीधा तो है मगर आवर्धित है बड़ा, तो सीधा ये सही है लेकिन ये गलत है। उल्टा ये तो गलत हो गया पहले ही, सीधा ये सही है, और हार्षित यानी इसमें छोटा होता है। तो वस्तु से छोटा किस में बन रहा है? सीधा और वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 2022 और 2025 पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोई किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में।
गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में। उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ट्रक और का प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसी भी चीज का छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 2022 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक और डी में है शून्य। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? तो एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण यानी ध्रुव यहाँ पे और यहाँ फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को मापते हैं तो वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि यह चीन परिपाटी का रूल है कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी मापने पर वह ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखाओं का व्यास कहलाता है। 2018 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है मुख्य फोकस, बी में वक्रता त्रिज्या और सी में है प्रधान अक्ष और डी में है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो एक लेते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह। एक गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह लेते हैं और वृत्ताकार पृष्ठ की सीमा एक लाइन खींचते हैं। इसको कहते हैं दर्पण की चौड़ाई। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो हो जाएगा इसका आंसर गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है तो ए में है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी में 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v और डी में 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका होगा आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो ए में यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो इस जब प्लस में रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा और माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। इसका ऑप्शन हो ए उत्तल दर्पण सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चीन परिपाटी नियम के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण और सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक किस दर्पण में मानी जाती है? तो अवतल दर्पण में। इसका ऑप्शन होगा बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो ए में ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच, बी में है वक्रता केंद्र से परे और सी में है फोकस पर और डी में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक या आभासी बनता है। तो इसका होगा फोकस और ध्रुव के बीच। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? 2023 में पूछा गया है। ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण से और सी में है अवतल दर्पण से और डी में है इनमें से सभी। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण भी मिलता है, उत्तल दर्पण से भी मिलता है और अवतल दर्पण से भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 2f। r बराबर 2f है तो r बराबर क्या होगा? 2 गुनी f। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 तो हो जाएगा r बराबर 40 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण है। तो ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण होगा इसमें? इसमें होगा बी अवतल दर्पण। बड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए क्या जाता है?
अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, 2024 में पूछा गया है। तो ए में है 2, बी में है 1 और सी में है 1/2 और डी में है अनंत। तो इसका महत्तम मान होता है 1 से कम। 1 से कम कौन है इसमें? तो 1 से कम सी है, तो इसका 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। तो देखो, अगर निचला भाग, अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए, आधा अगर टूट जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कम तीव्र बनेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। ए में है 10 सेंटीमीटर से अधिक, बी में 20 सेंटीमीटर से अधिक, सी में 10 सेंटीमीटर से कम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ए ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर से अधिक। 45 नंबर क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 2024 में पूछा गया है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अचर रहता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का मान क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा होगी। ए में है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, बी में है फोकस से ध्रुव की ओर, सी में है ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो एक अवतल दर्पण लेते हैं और फोकस, तो क्या कर रहा है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चींटी सीधा जा रहा है, तो प्रधान अक्ष पर चींटी जा रहा है, तो चींटी किस ओर जाएगा कि प्रतिबिंब इसका सीधा और बड़ा होते जाएगा? तो पर ध्रुव की ओर जाएगा, ध्रुव की ओर जाएगा। चींटी जो है ध्रुव की ओर जा रहा है, जिसके कारण इसका फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है, तो इसी कारण इसका जो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो कौन ऑप्शन होगा? बी में फोकस से ध्रुव की ओर। इसका राइट आंसर है फोकस से ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? 2025 में पूछा गया है। ए में है अपसारी दर्पण, बी में है अभिसारी दर्पण, सी में है अभिसारी तथा अपसारी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ए में आधी होती है, बी में 2 गुनी होती है, सी में 3 गुनी होती है, डी में 4 गुनी होती है, चौथाई होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो इसका होगा ए, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। 50 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापी जाती है? ए है ध्रुवों के, किसी भी नियत बिंदु के, वक्रता केंद्र के और फोकस के। तो इसका क्या होगा? ध्रुव के। तो ए नंबर ऑप्शन होगा ध्रुव के। यहाँ तक हो गया 50 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब सेकेंड चैप्टर में आएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिहार बोर्ड 2.0 को। थैंक यू।